हाय। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि जो डिफरेंट केसेस हैं, लाइक बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, उसमें अगर हमारे पास में टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगले कंसेक्यूटिव वीडियो में हमने देखा कि क्या रूल्स हैं, यानी जब हमारे पास में कोई एल्गोरिथम हो या लाइन ऑफ कोड हो तो किन रूल्स का यूज़ करते हुए, किन बेस के कि जिनको बेस लेते हुए हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि गिवन एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा। तो हमने उन रूल्स को भी देख लिया। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं उन ऑपरेशंस में जो बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि कंपल्सरीली परफॉर्म करने ही होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। उन बेसिक ऑपरेशंस में क्या टाइम होगा, क्या उनका एग्जीक्यूशन टाइम होगा, कैसे उसको एनालिसिस करेंगे, है ना। इन सब चीज़ों को अब ब्रीफली समझते हैं इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे पास में एक एरे है और उस एरे में कुछ एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं जो ऑलरेडी इंटर्ड हैं। तो जीरो इंडेक्स पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे 10, सेकंड पोजीशन पे 20, थर्ड पोजीशन पे 30 और इसी तरीके से हमारे पास में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट है एरे में। सबसे पहला जो बेसिक ऑपरेशन है, जैसा कि आप जानते हो, वो है इंसर्शन। यानी हमको क्या करना होता है, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा वैल्यू को इंसर्ट करना होता है। तो सपोज दैट हमारे पास में जो एरे है उसकी साइज़ है 9, यानी ये जो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं इसकी साइज़ है 9। टोटल 9 एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थर्ड पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है और थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू 50 है। इट मीन्स जब भी हम कोड लिखेंगे तो इन तीन बातों पे ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ तो हमारी साइज़ क्या है, कहीं हम साइज़ से एक्सीड करके तो वैल्यू इंसर्ट नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टास्क है कि भाई आपको ये बताना पड़ेगा सिस्टम को, यानी प्रोग्राम में ये बताना पड़ेगा कि आखिर किस पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना। और तीसरी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि वो जो तीसरी पोजीशन पे एलिमेंट आपको इंसर्ट करना वो एलिमेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है। अब ये हमारे पास में एरे है। अगर हमको इसको थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो पहली पोजीशन 0, दूसरी पोजीशन 1 और तीसरी पोजीशन सेकंड इंडेक्स। इट मीन्स जहाँ 30 है वहाँ पे हमें 50 को इंसर्ट करना है। अब देखिए क्या तरीका होगा 50 को यहाँ इंसर्ट करने का। अगर आप 50 को डायरेक्टली यहाँ इंसर्ट कर देते हो तो 50 क्या करेगा, 30 को ओवरराइट। और जब 50 30 को ओवरराइड कर देगा तो डेफिनेटली 30 क्या हो जाएगा, एक तरह से डिलीट हो जाएगा। उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 50। तो हमें एरे की वैल्यू मिलेगी 10, 20, 50, 40, 50 एंड 60। 30 तो हमारा एरे में अवेलेबल ही नहीं है, हमारा वो डेटा ही डिलीट हो गया, डेटा ही हट गया हमारे सिस्टम से, स्टोरेज डिवाइस से। तो सेफ साइड में क्या करना होता है कि भाई इस 30 को भी तो गायब नहीं करना है, इस 30 को भी तो यहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए। अब कैसे हम इंसर्ट करें इस थर्ड पोजीशन पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 30 को किसी दूसरी लोकेशन में लेके जाना पड़ेगा। अब वो दूसरी लोकेशन कौन सी होगी, डेफिनेटली अभी अगर ये थर्ड पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे कोई नया एलिमेंट आ जाता है तो अब 30 जो है हमारा वो फोर्थ पोजीशन पे हो जाना चाहिए। तो अगर अब 30 फोर्थ पोजीशन पे हो जाना चाहिए और 30 को हम फोर्थ पोजीशन पे शिफ्ट कर दें तो व्हाट अबाउट दिस 40। सिमिलरली वही सेम कॉन्सेप्ट, 40 को अगले नेक्स्ट कंसेक्यूटिव लोकेशन में चले जाना चाहिए, 50 को नेक्स्ट कंसेक्यूटिव लोकेशन में, इसी तरीके से 60 को नेक्स्ट कंसेक्यूटिव लोकेशन में चले जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले आपने क्या किया, पहले तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले हमने लास्ट से स्टार्ट किया। लास्ट एलिमेंट था 60, 60 को उसके नेक्स्ट प्लेस पे पहुंचाया, फिर 50 को उसके नेक्स्ट प्लेस पे, देन 40 उसके नेक्स्ट प्लेस पे आया, देन 30 नेक्स्ट प्लेस पे आया, जो ब्लैंक स्पेस बचा। अब ये जाके ये जगह खाली हो गई। जब ये जगह खाली हो गई तो नाउ व्हाट यू कैन डू, नाउ यू कैन इंसर्ट 50 ओवर हियर। सो नाउ यू विल हैव द वैल्यू 10, 20, 50, 30, 40, 50 एंड 60 इन योर एरे। इज इट। तो ये हो गया एक तरह से इंसर्शन ऑपरेशन, किस तरीके से डेटा एलिमेंट इंसर्ट होगा। अब जब डेटा एलिमेंट इंसर्ट करने की बात करते हैं तो दो केसेस आते हैं, एक आता है बेस्ट केस और एक आता है वर्स्ट केस। तो पहले हम बेस्ट केस की बात करते हैं। बेस्ट केस, अच्छा ओवरऑल हमको टाइम लगा किस में, अगर आपने देखा होगा तो जब हमने एलिमेंट को इंसर्ट कर तो इंसर्ट करने में टाइम नहीं लगा, इंसर्ट करने में तो सीधे सीधे 50 अपने प्रॉपर प्लेस पे आ गया। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम लगा हमको इन वैल्यूज़ को शिफ्ट करने में लगा। अब जितनी वैल्यू इसके बाद में होगी इस पोजीशन की, उन सारी वैल्यूज़ को हमको शिफ्टिंग करनी पड़ी। तो अगर एक सिंगल शिफ्ट में यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगता और एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी जो इस पर्टिकुलर पोजीशन के बाद में थी, तो एन यूनिट टाइम हमने स्पेंड किया शिफ्टिंग के लिए। गॉट इट। सो चूंकि अगर हम बेस्ट केस की बात करें और हमें एक भी शिफ्टिंग ना करनी पड़े तो वो हमारा बेस्ट केस है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा यहाँ 8th प्लेस खाली और 8th पोजीशन पे हम कोई नया एलिमेंट 80 इंसर्ट करना चाहते हैं, सो डायरेक्टली वी कैन इंसर्ट दिस 80 ओवर हियर। इज देयर एनी नीड टू परफॉर्म एनी शिफ्टिंग ऑपरेशन? नो।
So that's why we can say that this is the best case scenario of this insertion operation. और बेस्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, ओनली सिंगल यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, लगेगा। क्यों? क्योंकि ओनली सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म किया, 80 को लिया और 80 को उसके प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट कर दिया, तो दैट्स वाई इट हैज़ टेकन ओनली यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम। दैट इज द बेस्ट केस। Now let's talk about the worst case. So let's suppose that you have to insert the element at second position and element is 90. अब आपको अगर सेकंड पोजीशन पे यानी जहाँ भी 20 है इस प्लेस पे हमको 90 इंसर्ट करना है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट होगा। 90 यहाँ इंसर्ट कैसे करोगे? पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन सारी वैल्यूज़ को फर्दर राइट हैंड साइड पे वन स्टेप आगे उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ये 80 है, 80 पहले कहाँ शिफ्ट होगा? 8th पे, फिर 60 शिफ्ट होगा कहाँ? 7th पे, इसी तरीके से 50 शिफ्ट होगा 6th पोजीशन पे। यानी ये सारी वैल्यूज़ एक एक करके पहले शिफ्ट होंगी और जब शिफ्ट हो जाएंगी तब जाके हमको यहाँ पे एक खाली स्पेस मिलेगा और वो जो ब्लैक स्पेस हमको यहाँ मिलेगा उस पर्टिकुलर खाली प्लेस पे हम जाके अब जाके वो जो नई वैल्यू 90 है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट हैपन, एक्चुअली इस सिचुएशन में क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर गिवन पोजीशन के बाद में अगर मैं मानता हूं कि n नंबर ऑफ इनपुट थे इस पोजीशन के बाद में, तो हमको n नंबर ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े। तो ओवरऑल कितना टाइम लग गया यहाँ पे? बिग O ऑफ n लग गया। सो दैट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन ऑपरेशन। एंड नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हम किसी ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। अब बात की जाती है डिलीट ऑपरेशन की, डिलीशन ऑपरेशन की। तो जब डिलीशन परफॉर्म करना है तो देखिए क्या करेंगे। आप सपोज दैट हमको अगर कोई एलिमेंट डिलीट करना है, इस 20 को हमने यहाँ से डिलीट करना है। हमने अगर डिलीट कर दिया तो डिलीशन में होता क्या है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करने वाला जो पॉइंटर है वो डिलीट हो जाता है। तो 20 को पॉइंट करने वाला पॉइंटर डिलीट हो जाएगा, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम इस एरे को डिस्प्ले करने की बात करेंगे तो डेफिनेटली एरे क्या है? कंसेक्यूटिव लोकेशन। अगर हमें बेस एड्रेस पता है, स्टार्टिंग लोकेशन पता है, तो उसके बाद के सारे एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। So even though this pointer has been deleted, which is going to be pointed to this 20, we can access all these element once again. यानी 20 is already over there, वो तो उसका pointer delete हुआ है। So अगर हम स्टार्ट करें यहाँ 0th पोजीशन से यानी बेस एड्रेस से, तो पहला एलिमेंट 10 मिल जाएगा, अगला 20 और अप टू 70 हम सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर ले जाएंगे। इट मीन्स डिलीशन में हमें क्या करना है, कुछ और ऐसा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो 20 यहाँ से हट जाए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमको इस 20 की वैल्यू को ओवरराइट कर देना है। चूंकि अभी क्या है हमारे पास में एरे की यहाँ देखा जाए तो टोटल कितने 7 एलिमेंट है। जब 20 डिलीट हो जाएगा तो कितने एलिमेंट बचने चाहिए? 6 एलिमेंट। तो दैट्स वाई अगर 20 को हम इसके बाद वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर दें, चूंकि 20 अभी सेकंड पोजीशन पे, अगर ये डिलीट हो गया तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 30। तो 30 अगर हम इसको ओवरराइट कर दें 20 के ऊपर तो दैट्स वाई 20 भी हट जाएगा और 30 अपने सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। अब चूंकि 30 को हमने शिफ्ट किया, इसी तरीके से 40, 50, 60 सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब आती है बात किसकी? बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात आती है। ये तो हमने बात कर ली भाई कैसे डिलीशन होगा। तो पहला बेस्ट केस है कि ऑब्वियस अगर हमको शिफ्टिंग ना करनी पड़े, अगर शिफ्टिंग ना करनी पड़े तो बड़ा अच्छा तरीका है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, केवल सिंगल ऑपरेशन, खाली कोई एक जगह हमारे पास में है उस जगह से हम जाके एलिमेंट को डिलीट करते हैं, कोई भी शिफ्टिंग ऑपरेशन ना परफॉर्म करना पड़े। तो सपोज दैट हमको 7th पोजीशन से एलिमेंट डिलीट करना है। 7th पोजीशन पे अगर हम इस 70 को डिलीट करते हैं तो क्या हमको कोई भी शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा? नहीं भाई, हमारे जो एरे का एलिमेंट थे वो 7 एलिमेंट थे, 7th पोजीशन का एलिमेंट डिलीट हो गया तो अब एरे में 6 एलिमेंट बचे हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है शिफ्टिंग की, ओनली यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड हुआ, सीधे सीधे उस एलिमेंट को डिलीट कर दिया गया। तो व्हाट इज द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिलीशन ऑपरेशन? दैट इज बिग O ऑफ 1। वाई इट इज कांस्टेंट? क्योंकि 1 सिंगल यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगा हमें डिलीशन परफॉर्म करने के लिए। Now let's talk about the worst case. Let's suppose that we have to delete the element which is available at second position. Second position में हमें क्या है? 20 है। तो अगर 20 को डिलीट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद वाली सारी वैल्यू को 1 स्टेप आगे की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई 20 डिलीट हुआ तो अब जाके 30 उसके प्लेस ले लेगा, 30 के प्लेस को 40 कवर कर लेगा, 40 के प्लेस को 50 कवर कर लेगा और 50 के प्लेस को 60 कवर कर लेगा। इस तरीके से एरे में अभी हमारे जो 6 एलिमेंट थे, अब कितने एलिमेंट बचे? 5 एलिमेंट बचे। अब आपको ये समझना है कि भाई आपको अगर ऐसी पोजीशन दे दी जाए कि जिसके बाद में n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो दैट्स वाई उस पर्टिकुलर पोजीशन वाले एलिमेंट को डिलीट करने के बाद में आपको उन n वैल्यूज़ को शिफ्ट करना पड़ेगा 1 स्टेप आगे। तो अगर एक सिंगल शिफ्टिंग में यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लगता तो n इनपुट आपके पास में बाद में अवेलेबल है, तो दैट्स वाई n यूनिट टाइम लग जाएगा। तो टोटल जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ n होगी डिलीशन ऑपरेशन के लिए। फाइन।
So have you understood the deletion operation? Now let's go through with the searching operation. How we can search out the element over here. Searching बिल्कुल लीनियर सर्च की बात करते हैं, बिल्कुल प्लेन सिंपल सर्च की बात करते हैं कि जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना है उसको हम कंपेयर करेंगे एरे के पहले एलिमेंट से, क्या वो वही एलिमेंट है जो हमें सर्च करना है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो अगले से कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे, लास्ट तक कंपेरिजन करेंगे। या तो वो एलिमेंट अवेलेबल होगा तो हमें मिल चुका होगा, और नहीं मिला होगा तो डेफिनेटली हम लास्ट में मैसेज पास कर देंगे कि वो एलिमेंट हमारे एरे में अवेलेबल या हमारे डेटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल है ही नहीं। फाइन। तो लेट्स हैव एग्जांपल। लेट्स सपोज दैट कि बेस्ट केस की बात करें, हमारे पास में एक कोई एलिमेंट है 10 जिसको हमें सर्च करना है। अब बेस्ट केस क्या होगा, अगर हमारे पास में 1,00,000 एलिमेंट का कोई एरे है और मैं आपसे कहूं कि उसमें से किसी एलिमेंट को सर्च करो, तो वेन एवर यू विल बी हैप्पी, डेफिनेटली जैसे वो एलिमेंट आपको पहली या दूसरी पोजीशन पे मिल जाए, आपको ज़्यादा सर्च करना ही ना पड़े, तो आपके लिए सबसे खुशी की बात होगी, वही आपके लिए बेस्ट केस होगा। तो वही सिमिलर काइंड ऑफ वे पे हमने देखा कि अगर हमें सपोज दैट 10 कोई एक एलिमेंट है जिसको हमको सर्च करना है, सो व्हाट विल हैपन कि ये 10 एलिमेंट जो एलिमेंट है वो हमारे एरे के पहले एलिमेंट से कंपेयर होगा। इफ बोथ आर इक्वल सो इट विल रिप्लाई यू येस ऑफ कोर्स मैच्ड फाउंड, और अगर मैच फाउंड हो गया है तो एलिमेंट मिल गया है, और एलिमेंट मिल गया है यानी कितना टाइम हमने लगाया, केवल यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम, सिंगल कंपैरिजन ऑपरेशन में ही हमको रिजल्ट मिल गया, सिंगल कंपैरिजन में ही हमको पता चल गया कि भाई 10 हमारा वहाँ है, अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। चलिए अब एक वर्स्ट केस की भी बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट हमें 80 फाइंड आउट करना है इस गिवन एरे में। अब अगर 80 फाइंड आउट करना है तो ये वही सेम रूल कि पहले वो पहली वैल्यू से कंपेयर होगा, क्या 80 यहाँ पहली पोजीशन पे अवेलेबल है, दोनों को कंपेयर किया, बोथ आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू, नो इट इज़ नॉट अवेलेबल, देन वंस अगेन 80 विल कंपेयर विद द अनदर एलिमेंट अगले इंडेक्स पोजीशन पे, वंस अगेन इट विल रिटर्न नो, वाई बिकॉज दिस 80 इज नॉट इक्वल्स टू 40। Similarly 80 will compare with the next position element, it will return no because both are not the equal। अच्छा, ये टास्क कब तक होगी, जब तक या तो 80 मिल ना जाए हमें, या तो हमारा स्कैनिंग पूरे के पूरे एरे की ना खत्म हो जाए। तो अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूँ तो दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको 80 मिले तो सबसे लास्ट में मिले, यानी कि अगर मैं कहता हूं एक सिंगल कंपैरिजन चेकिंग में आपको यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है और आपके एरे में n नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज हैं, तो n नंबर ऑफ टाइम आप कंपेयर करोगे और एट लास्ट फाइनली लास्ट पे पहुंचोगे जहां आपको पता चलेगा कि भाई 80 सबसे लास्ट में अवेलेबल था। तो हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट, बिग O ऑफ n। फाइन। और ये भी पॉसिबिलिटी कि भाई आपको एलिमेंट मिले ही ना, तो ऑब्वियस आपने पूरे के पूरे एरे को स्कैन कर लिया, डेटा स्ट्रक्चर को, लास्ट में आपको पता चला कि वही वो एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं था। तो जितना भी एलिमेंट डेटा स्ट्रक्चर में अवेलेबल था उन सारे एलिमेंट को आपने स्कैन किया है, और अगर सिंगल स्कैनिंग में यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा था और n नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स अवेलेबल थे डेटा स्ट्रक्चर, मतलब n यूनिट टाइम आपने स्पेंड किया, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से 80 विल कंपेयर विद 50, it will return no, and finally whenever 80 it will get, यानी 80 से मैच कर जाएगा, मैच फाउंड। so what is the worst case time complexity, that is a big O of n। now you understood I think। fine, let's go through with the sorting operation, how we'll perform the sorting। so this is a one of the important operation that we perform normally in all the data structure। so whenever we have a large amount of data, so primary step is nothing but to sort that data to get the valuable information out of that। fine, so what basic rule we will apply over here, हम यहाँ पे एक basic rule लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, array के पहले element को pick करेंगे, फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे, बाकी के बचे एलिमेंट में जो सबसे न्यूनतम वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू, उससे हम उसको रिप्लेस कर देंगे। इस तरीके से एक स्टेप में हमने क्या किया कि जो सबसे पहली पोजीशन पे एरे पे हमने सबसे लोएस्ट वैल्यू को ले आए। फिर यही टास्क हम अगले एलिमेंट के साथ में करेंगे कि अगले एलिमेंट को हम बेस मानेंगे 40 और बाकी एलिमेंट में ढूंढेंगे बाकी बचे हुए एरे के एलिमेंट की कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू और उसको 40 से रिप्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो ईच एंड एवरी स्टेप में आप एक एक एलिमेंट कम करते जा रहे हो। तो अगर टोटल ओवरऑल n एलिमेंट थे तो पहली बार में n एलिमेंट थे, अगली बार में n-1, क्योंकि हर एक सिंगल ऑपरेशन के बाद में स्मॉलेस्ट वैल्यू अपनी प्रॉपर प्लेस पे आती जा रही है। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी। तो सबसे पहला जो पोजीशन पे एलिमेंट है दैट इज 50। नाउ व्हाट वी हैव टास्क, वी हैव टू फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट की कौन सा मिनिमम एलिमेंट है। हमको मिनिमम एलिमेंट मिला क्या, 10। अब इस 10 को हम 50 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही हमने 10 को 50 से रिप्लेस कर दिया, अब हमारा जो अगली चेकिंग होगी वो अगली वैल्यू की 40 से होगी। अब इस 40 को हमने यहाँ रखा होल्ड पे और बाकी एलिमेंट से कंपेयर किया कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको क्या मिली, 20। तो अब इस 20 को हम क्या कर देंगे, इस 40 से रिप्लेस कर देंगे। गॉट इट। अब एक तरह से आपने देखा पहली बार में 10 अपने प्रॉपर प्लेस पे आ गया, अगली बार में 20 अपने प्रॉपर प्लेस पे आ गया। अब अगली एलिमेंट क्या है, 30। फिर से चेक किया, 30 के बाद में पूरे एरे में चेक किया कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, 30 इटसेल्फ सबसे मिनिमम था। ठीक है, इससे छोटा कोई एलिमेंट था ही नहीं वहाँ पे, तो 30 अपने प्रॉपर प्लेस पे है।
नेक्स्ट चेकिंग होगी किसके साथ, 50। अब देखिए 3 स्टेप हुए और तीनों स्टेप में एक एक करके अपने पास में स्मॉलेस्ट वैल्यू आती चली गई। अब इस 50 के हमने होल्ड पे रखा और बाकी वैल्यू से कंपेयर किया, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 40 हमें मिल गई। इस 40 को हमने 50 से रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से फोर्थ ऑपरेशन में 40 अपने प्रॉपर प्लेस पे आ गया। अगले स्टेप में अगला वैल्यू हमारे पास में आती है 90। अब 90 को होल्ड पे रखने के बाद में बाकी वैल्यूज में हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज नथिंग बट द 50 को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 90 से। इस तरीके से वैल्यूज अपने प्रॉपर प्लेस पे आ गई। अब चूंकि अगर ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता तो हर एक वैल्यू को जाके चेक करता, भले वो अपनी वैल्यूज ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन उसका काम तो क्या है कि जब तक n कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक उसको रन करते हुए चलना ही है। तो फाइनली आपके पास में ये सारे के सारे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि क्या हुआ, एक तरह से देखा जाए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होगी कि टोटल टाइम एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा, पहली बार में n नंबर ऑफ इनपुट को प्रोसेस करने में लगा समय, प्लस अगली बार में क्या हुआ n-1 इनपुट हो गए, अगली बार में एक इनपुट और कम हो गया, क्योंकि हर बार में क्या हो रहा था, एक इनपुट जो वैल्यू थी वो अपने प्रॉपर प्लेस पे आती जा रही थी, तो बाकी जो बचा रहे है वो एक एक कम होता जा रहा था। तो पहली बार में n एलिमेंट थे, अगली बार में n-1, अगली बार में n-2, इसी तरीके से चलते चलते लास्ट में 2+1। तो ये जो सीरीज है वो किसकी है, n × n+1 डिवाइड बाई 2 की। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा, n² डिवाइड बाई 2 प्लस n डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम पावर n की कितनी है, n²। वही जो अपन ने रूल की बात की थी, तो बिग O ऑफ n²। इस सॉर्टिंग ऑपरेशन की जो हमने यहाँ परफॉर्म किया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। नाउ कैन हैव यू अंडरस्टूड कि कैसे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की सॉर्टिंग ऑपरेशन की। वो डिपेंड करता है कि कितने ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए और कितने एलिमेंट्स पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए। उस बेसिस पे हमें पता चला कि भाई ये जो सॉर्टिंग ऑपरेशन हमने लगाया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n² होगी। अब सबसे लास्ट जो ऑपरेशन है वो है मर्जिंग ऑपरेशन। सपोज दैट हमारे पास में दो सॉर्टेड एरे हैं, एरे 1 एंड एरे 2, दोनों के दोनों सॉर्टेड हैं। इन दोनों सॉर्टेड फाइल को हमको, दोनों एरे को हमको मर्ज करके एक तीसरा एरे बनाना है। ये कैसे टास्क होगा पहले तो ये समझ लीजिए। क्या करेंगे, हम एरे 1 का पहला एलिमेंट उठाएंगे और एरे 2 का पहला एलिमेंट उठाएंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। जिस भी एरे का पहला एलिमेंट छोटा होगा उसको हम थर्ड एरे में लिख देंगे और उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। इट मीन्स उसका जो इटरेशन है वो आई की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। फाइन। और इसी तरीके से ये टास्क कंप्लीट होगा और ये तब तक कंप्लीट चलेगा जब तक कि कोई एक एरे ख़त्म ना हो जाए। कोई एक एरे ख़त्म होगा तो दूसरे एरे के बाकी एलिमेंट को हम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे। चलिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि एक पॉइंटर है जो पहले एरे के पहले पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, दूसरा पॉइंटर दूसरे एरे के पहले पॉइंटर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। दोनों वैल्यूज़ एक टेम्परेरी प्लेस पे आ गई। दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ कि 10 बड़ा है कि 20, 10 बड़ा है और या 20, तो दैट्स व्हाई 10 छोटा है, तो 10 कहाँ आ जाएगा, हमारे थर्ड एरे में। फाइन। थर्ड एरे में आने के बाद में अब क्या है, चूंकि 10 हमारा इस एरे 2 से आया हुआ है तो अब 10 का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पॉइंटर था सेकंड एरे का वो कहाँ बढ़ जाएगा, वो डेफिनेटली अगली पोजीशन पे बढ़ जाएगा, दैट विल पॉइंट टू 30। तो अब इस जगह पे क्या मिल गया आपको, 30। लेकिन 20 अभी भी वही बना हुआ है क्योंकि अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं परफॉर्म हो, ये वैल्यू में अभी अभी ये वैल्यू यहाँ सेव नहीं हुई। पॉइंटर तभी आगे बढ़ेगा जब वो वैल्यू थर्ड एरे में चली जाए। फिर से अब कंपैरिजन हुआ 20 और 30 में, छोटी वैल्यू कौन सी, 20, तो 20 कहाँ आ जाएगा, हमारे थर्ड एरे में। फाइन। तो चूंकि 20 हमारा थर्ड एरे में आ गया तो इसी वजह से अब ये जो पॉइंटर है वो 20 को पॉइंट ना करके उसकी अगली वैल्यू को पॉइंट करेगा, दैट इज 40 ओवर हेयर। तो अब यहाँ पे 40 आ गई। अब यहाँ पे 40 और 30 आपस में कंपेयर हुए तो 30 छोटी वैल्यू है तो 30 वैल्यू यहाँ थर्ड एरे में शिफ्ट आ जाएगी। उसी वजह से क्या होगा, ये पॉइंटर भी हमारा बढ़ के आगे चला गया और यहाँ पे अब वैल्यू 50 आ गई। 40 50 आपस में कंपैरिजन किया तो 40 छोटी वैल्यू है। अगर 40 छोटी वैल्यू है तो डेफिनेटली ये जो पॉइंटर हमारा एरे 1 को पॉइंट कर रहा तो अगली वैल्यू को पॉइंट करने लगा, इट मीन्स वो 70 आ गई। अब 70 और 50 में कंपैरिजन किया, 50 हमारी छोटी वैल्यू, 50 शिफ्ट हो गई तो दैट्स वाई ये पॉइंटर भी शिफ्ट होकर 60 को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे 60 वैल्यू आ गई। 70 60 में कंपेयर किया तो 60 वैल्यू हमारी छोटी है, दैट्स वाई 60 थर्ड एरे में आ जाएगी। अब एक तरह से 60 के थर्ड एरे में आते ही ये जो हमारा एरे 2 है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिसको हम कंपेयर कर सकें एरे 1 की वैल्यू से। चूंकि दोनों एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड थे तो ऑब्वियस है जो बाकी बची वैल्यू हैं एरे 1 में वो क्या होंगी, ऑलरेडी सॉर्टेड। तो हम क्या करें, सीधे सीधे उठा के उन वैल्यूज़ को यहाँ इंसर्ट कर दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 70 इंसर्ट हो जाएगा और दूसरी अगली वैल्यू क्या इंसर्ट हो जाएगी, 80 इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा एरे 1 भी कंप्लीट हो गया और फाइनली हमारे पास में दोनों फाइल की जो मर्जिंग वैल्यू है, मर्ज्ड वैल्यू है, वो हमको यहाँ पे मिल गई। हुआ क्या, एक्चुअल में हमने जो एरे 1 है उसमें जितने एलिमेंट थे उनको उठा के एरे 3 में डाला
और इसी तरीके से एरे 2 के सारे एलिमेंट को एरे 3 में डाला। तो अगर सपोज दैट यहाँ n1 एलिमेंट थे और यहाँ n2 एलिमेंट थे, तो n1 एलिमेंट इस थर्ड एरे में क्या हुआ, n1 प्लस n2 टोटल एलिमेंट आ गए। इट मीन्स हाउ मच टाइम वी हैव टेकन, अगर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम इज नथिंग बट दी n1 प्लस n2, क्योंकि इस n1 एलिमेंट को हमने उठा के इस थर्ड एरे में स्टोर किया और n2 एलिमेंट को हमने, n2 इज नथिंग बट दी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन एरे 2, दोनों को उठा के हमने थर्ड एरे में इंसर्ट कर दिया। तो टोटल टाइम इज नथिंग बट दी big O of n1 plus n2 for merging two sorted array. Fine. So these are the basic operations we have seen and we have gone through with the in brief कि उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एनालिसिस की जाती है। आगे कई सारे हम प्रैक्टिस सेशंस ऐसे रखेंगे जिसमें आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इजी वे पे फाइंड आउट करना सीख पाओ। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस गिवन वीडियो, जितने भी ये 3 वीडियो में अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप अपनी प्लीज़ क्वेरी गूगल फॉर्म में ड्रॉप करिए, एंड वेन एवर विल हैव लाइव क्लास सो विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। फाइन, सो थैंक यू एवरीवन।